दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कॉन्फॉर्मर्स और ओरिजिनल्स। कॉन्फॉर्मर्स क्राउड को फॉलो करके कन्वेंशनल पाथ्स अपनाते हैं और स्टेटस को मेंटेन करके रखते हैं। कॉन्फॉर्मिटी अप्रोच ट्रेडिशनल रूल्स पे बेस्ड होता है, जहां लोगों की अचीवमेंट बहुत ही लिमिटेड होती है। ओरिजिनल्स लेस ट्रेवल्ड पाथ चूज करते हैं और फ्रेश इनिशिएटिव लेते हैं। ये लोग न्यू आइडियाज को चूज करते हैं और अल्टीमेटली वर्ल्ड के लिए कुछ बेटर प्रोड्यूस करते हैं। स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, रितेश अग्रवाल, ये सारे लोग ओरिजिनल्स हैं। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि ओरिजिनल्स चाइल्डहुड से ही टैलेंटेड और गिफ्टेड होते हैं। इनके पास बोल्ड एक्शन लेने का हिम्मत होता है, जबकि सच ये है कि चाइल्ड प्रोडिजी रेयरली वर्ल्ड चेंजिंग वर्क्स करते हैं। चाइल्ड प्रोडिजी मतलब एक ऐसा पर्सन जिसकी एज 10 ईयर्स से कम हो, लेकिन वो एक एडल्ट एक्सपर्ट लेवल का आउटपुट प्रोड्यूस करता हो। एडम ग्रांट, जो कि ओरिजिनल्स बुक के ऑथर हैं, उन्होंने अपने लाइफ के कई साल ओरिजिनलिटी को स्टडी करने में बिताया है। वो बोलते हैं कि ओरिजिनल्स चाइल्ड प्रोडिजी नहीं होते, बल्कि वो मैं और आप जैसे मैक्सिमम लोगों की तरह ही होते हैं। इलॉन मस्क, रितेश अग्रवाल, इन जैसे ओरिजिनल लोगों को भी डर लगता है, सेल्फ डाउट होता है, लेकिन ये इन सब के बावजूद भी एक्शंस लेते हैं, जो इन्हें मैक्सिमम लोगों से अलग बनाता है। क्योंकि ओरिजिनल्स जानते हैं कि उन्हें फेल होने पे उतना रिग्रेट नहीं होगा जितना रिग्रेट ट्राई नहीं करने पे होगा। अगर आप भी इस वर्ल्ड के लिए कुछ ओरिजिनल प्रोड्यूस करने की ड्रीम रखते हो, तो हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक कोट है, द रीजनेबल मैन अडैप्ट्स हिमसेल्फ टू द वर्ल्ड, द अनरीजनेबल वन परसिस्ट इन ट्राइंग टू अडैप्ट द वर्ल्ड टू हिमसेल्फ, देयरफॉर ऑल प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन द अनरीजनेबल मैन। मैक्सिमम लोग तो क्राउड को फॉलो करते ही हैं, लेकिन जो अपना पाथ खुद बनाता है और स्टेटस क्वो को चैलेंज करता है, वही इस वर्ल्ड के लिए ओरिजिनलिटी से कुछ प्रोड्यूस करता है। ओरिजिनलिटी की पहली स्टेप होती है डिफॉल्ट को क्वेश्चन करना। रितेश अग्रवाल ने होटल रूम्स के डिफॉल्ट वर्किंग को क्वेश्चन किया और ओयो रूम्स क्रिएट किया। ऐसे ही एक स्टोरी 4 दोस्त की। उन 4 दोस्तों में से एक का स्पेक्स टूटा हुआ था। वो पिछले 5 साल से एक ही आई ग्लास पहन रहा था। 2008 के एक फॉल इवनिंग में चारों दोस्त बैठे हुए थे और उनके मन में क्यूरियोसिटी जगी कि आखिर आईवेयर इतने महंगे क्यों होते हैं। फिर उन्होंने इस चीज पे रिसर्च करनी चालू कर दी। उन्हें पता चला कि 80% आईवेयर मार्केट लक्सोटिका कंपनी कंट्रोल करती है। ये सेम कंपनी बड़े बड़े ब्रांड्स लाइक पर्ल विजन, रेबैन, ओकले एटसेट्रा इनकी ओनर भी है, और इसी मोनोपोली का एडवांटेज उठाकर ये कंपनी आईवेयर अनरीजनेबली हाई प्राइसेस पे सेल करती है। उस 2008 के शाम तक उन्होंने इस चीज को एज अ डिफॉल्ट लेकर रखा था। वो सोचते थे कि अगर डॉक्टर्स इन आई ग्लासेस को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका प्राइस जस्टिफाइड होगा। लेकिन उस दिन उन लोगों ने इस डिफॉल्ट में फॉल्ट निकाला और अपनी कंपनी वारबी पार्कर खड़ी की। वो जब भी ये आइडिया अपने दोस्तों को सुनाते थे तो वो लोग इसे एक क्रेजी आइडिया बोलते थे। ये 4 फ्रेंड्स आईवेयर को ऑनलाइन बेचना चाहते थे। उनके रीजन में एक आई ग्लास $500 की आती थी, जो वो $95 में ऑनलाइन सेल करना चाहते थे। उस टाइम ई कॉमर्स उतना फैला हुआ नहीं था। उस टाइम जैपोज ऑनलाइन शूज सेल करते थे, लेकिन आईवेयर एक पूरा डिफरेंट सेगमेंट। उन्हें बार बार ये सुनने को मिलता था कि अगर ये आइडिया अच्छी होती तो कोई ना कोई इस पे अभी तक काम कर चुका होता। जरूर ये आइडिया फ्लॉप होगी। लक्सोटिका जैसे मार्केट लीडर के सामने कम्पीट कर पाना आसान नहीं होगा। ये सारी चीजें सुनने के बावजूद उन 4 फ्रेंड्स ने एक्शन लिया और सिर्फ 5 साल में उन्होंने वारबी पार्कर को $1 बिलियन वैल्यूएशन तक पहुंचा दिया। वारबी पार्कर की एक साल की रेवेन्यू $100 मिलियन की होने लगी और 2015 में फास्ट कंपनी ने इसे वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव कंपनी का भी अवार्ड दिया। डिफॉल्ट को एक्सेप्ट करने के जगह आप बेटर ऑप्शंस को ढूंढ सकते हैं और इनिशिएटिव लेकर डिफॉल्ट को चेंज भी कर सकते हैं। द हॉलमार्क ऑफ ओरिजिनलिटी इज रिजेक्टिंग द डिफॉल्ट एंड एक्सप्लोरिंग वेदर अ बेटर ऑप्शन एग्जिस्ट। चाइल्ड प्रोडिजीज भी डिफॉल्ट का शिकार हो जाते हैं। वो बुक स्मार्ट और कई केसेस में स्ट्रीट स्मार्ट भी होते हैं, लेकिन वो कभी स्टेटस क्वो को चैलेंज नहीं करते। ये हमेशा से टीचर्स पेट होते हैं। चाइल्ड प्रोडिजीज अपने पेरेंट्स और टीचर्स के अप्रूवल को अर्न करने के लिए काम करते हैं, जिससे वो कभी एग्जिस्टिंग ऑप्शन से बेटर ऑप्शन के बारे में सोचते ही नहीं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट बट इट डजंट मेक न्यू। ये लोग अपना पूरा एनर्जी एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज को ग्रैब करने में लगाते हैं, ना कि न्यू इंसाइट्स को प्रोड्यूस करने में, जिसके चलते ये लोग कभी ओरिजिनल्स नहीं बन पाते हैं। अब बात आती है कि हम में से बहुत कोई डिफॉल्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन एग्जिस्टिंग आइडियाज से बेटर आइडियाज नहीं आते हैं। किसी भी ओरिजिनल को अचानक से वर्ल्ड चेंजिंग आइडियाज नहीं आते। वो लोग अपने फेल आइडियाज पे भी काम करते हैं। एक मास्टरपीस क्रिएट करने से पहले आपको ढेर सारे आइडियाज जनरेट करने होंगे। आपको बहुत बड़े वॉल्यूम में वर्क प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिससे आपको वेरिएशन मिलेगी
और ओरिजिनलिटी प्रोड्यूस करने का चांस भी हाई हो जाएगा। और जो बात मैं बोल रहा हूँ वो आप किसी भी ओरिजिनल के लाइफ से समझ सकते हैं। जैसे आइंस्टीन ने जनरल और स्पेशल रिलेटिविटी के पेपर्स लिखे थे जिसने फिजिक्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया, लेकिन आइंस्टीन ने और 248 पेपर्स पब्लिश किए थे जिसका इम्पैक्ट मिनिमल था, जिसके बारे में हम और आप कम ही जानते हैं। सिमिलरली ए.आर. रहमान ने ढेर सारे ओरिजिनल्स कंपोज और प्रोड्यूस किए हैं। ग्रैमी अवार्ड जीतने से पहले उन्होंने 16 इयर्स तक ढेर सारी फिल्मों में गाने दिए हैं। हम शेक्सपियर की क्लासिकल रोमियो जूलियट के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आप टिमोन एथेंस या ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल के बारे में जानते हैं? नहीं, बहुत कम ही लोग जानते होंगे, क्योंकि कुछ वर्ल्ड चेंजिंग आइडियाज जनरेट करने के लिए साथ में और वेरिएशन के ढेर सारे आइडियाज जनरेट करने पड़ते हैं। शेक्सपियर ने टोटल 37 प्लेस और 154 सोनेट्स लिखा था। हमारे मन में एक मीथ होता है कि कम काम और क्वालिटी वाला काम, लेकिन एक्चुअली में होता है more quantity is equal to more quality. If you want to be original, the most important possible thing you could do is do a lot of work, do a huge volume of work. एक recent study में एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस की गई है। ये सर्वे 1901 से 2005 तक के नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट पे की गई। इस स्टडी में एक कंपैरिजन किया गया था। उस एरा में एक ही फील्ड में काम करने वाले अलग अलग साइंटिस्ट को स्टडी करके ये पता लगाने की कोशिश हुई थी कि एक नोबेल प्राइज जीतने वाले साइंटिस्ट को दूसरे साइंटिस्ट से क्या चीज अलग बनाती है। सारे साइंटिस्ट अपने एरिया में एक्सपर्ट थे और सबके सब पूरे एफर्ट से काम करते थे, लेकिन नोबेल प्राइज जीतने वाले अपने एरिया से हट के हॉबीज फॉलो करते थे। ये लोग किसी न किसी आर्ट्स फील्ड में भी काम करते थे। इस स्टडी से ये पता चला कि लोगों को डीप नॉलेज तो रखनी ही चाहिए, साथ ही ब्रॉड नॉलेज भी रखनी चाहिए, जिससे एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग व्यू पॉइंट से देखने का मौका मिलता है। जब गैलीलियो ने मून पे माउंटेन्स की डिस्कवरी की थी तो उस टाइम उनके टेलीस्कोप में उतना मैग्नीफाइंग पावर नहीं था कि वो एक्चुअली में माउंटेन्स को देख पाए। उस टाइम के दूसरे साइंटिस्ट भी वही सेम टेलीस्कोप को यूज करते थे, लेकिन सिर्फ गैलीलियो ही मून पे माउंटेन्स को डिस्कवर कर पाए थे। गैलीलियो ने ड्राइंग की एक आर्टिस्टिक टेक्निक का यूज किया था। इस टेक्निक में लाइट और शेड की रिप्रेजेंटेशन के बारे में सिखाया जाता है। गैलीलियो ने अपने फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के डेप्थ के साथ ड्राइंग के ब्रेथ का यूज करके ये एस्टोनिशिंग डिस्कवरी की थी। क्रिएटिविटी के लिए डीप और ब्रॉड दोनों एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है। स्टीव जॉब्स को आर्ट्स का बहुत ब्रॉड नॉलेज था, जिसका आउटपुट एप्पल के प्रोडक्ट्स में देख सकते हैं। वर्ल्ड चेंजिंग ओरिजिनल वर्क प्रोड्यूस करने के लिए आपको डिफॉल्ट में फॉल्ट निकालना जरूरी है, जो आप अपने क्यूरियोसिटी से कर सकते हैं। फिर आपको ढेर सारे आइडियाज पे ढेर सारे काम करने चाहिए, जो आप डीप और ब्रॉड एक्सपर्टीज की वजह से कर सकते हैं। अगर आपको ओरिजिनल्स का कंसेप्ट अच्छा लगा तो एडम ग्रांट के द्वारा लिखे गए इस बुक को जरूर पढ़ें। आपको इस बुक की एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल को भी रिंग कर दीजिए। लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।